हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम अपना एग्जाम तक बीएसटी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली नहीं रन कर सकती विदाउट मैनेजमेंट। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि देखो, हमें कोई भी काम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, हमें उसको अगर हम सही से मैनेज नहीं करेंगे तो क्या हम उसको कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपकी स्टडीज ही देख लो, अगर आप उसको सही से मैनेज नहीं करोगे, भाई कितने टाइम तक मुझे कौन सा सब्जेक्ट निपटाना है, कितने टाइम में इसका मेरे को रिवीजन लेना है, क्या करना है, अगर सही से मैनेज नहीं करोगे तो क्या नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो हर चीज में मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑर्गेनाइजेशन तो इतने वाइड लेवल पे वर्क करती हैं, तो उनके अंदर भी मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो यही मैंने पहले लिखा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं सक्सेसफुली वर्क कर सकती विदाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट असेंशियल है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो बिग हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट सर्विस इंडस्ट्री हो, जैसे कि आपके एनजीओ वगैरह कुछ भी हो, हर एक में मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, हर जगह पे हमको मैनेजमेंट लाना ही लाना पड़ेगा, अदरवाइज वहां सही से काम नहीं हो सकता। अच्छा, फिर मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद करनी है आपको। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मतलब दूसरे से काम को कराना। दूसरे से नहीं कह सकते, मतलब चीज को सही टाइम पे करना, किसी काम को सही टाइम पे पूरा कराना। गेटिंग थिंग्स डन मतलब किसी काम को पूरा कराना विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गोल है, भाई सेल करनी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, कुछ भी है, अपने गोल को पूरा करना। कैसे पूरा करना? अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, अफेक्टिवली बोले तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट का मतलब है भाई अभी कि टाइम पे पूरा हो जाए, कम कॉस्ट में पूरा हो जाए, मिनिमम वेस्टेज हो, परफेक्टली पूरा हो जाए। इसका मतलब ये है, समझ गए? तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अपने काम को पूरा कराना, किसी भी काम को पूरा कराना जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको, और ताकि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो जाए वो काम पूरा। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस क्या है? देखो, सबसे पहले मीनिंग, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं। देखो, कुल मिला के इफेक्टिवनेस का मतलब होता है भैया काम को कैसे भी करो लेकिन टाइम पे पूरा करो, काम को कैसे भी करो लेकिन टाइम पे पूरा करो। तो कंप्लीटिंग द वर्क या टास्क ऑन टाइम। टास्क को किस तरह से पूरा करो? बस टाइम पे पूरा कर दो। अब वो सही से हो ना हो वो हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस टाइम पे पूरा करके देना है। इसका मतलब ये क्या होता है? इफेक्टिवनेस। ठीक। लेकिन एफिशिएंसी में क्या होता है? टास्क तो पूरा करना ही है, टास्क तो पूरा करना ही है, लेकिन कम से कम कॉस्ट में, कम से कम वेस्टेज में, मतलब परफेक्टली। तो कंप्लीशन ऑफ टास्क, टास्क तो कंप्लीट होगा ही होगा करेक्टली, मिनिमम कॉस्ट के साथ एंड नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के साथ, रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। ये चीज क्लियर है? अच्छा, सेकंड आता है हमारा डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिवनेस के अंदर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि भैया मैं सिर्फ एंड रिजल्ट को पूरा कर दूं। क्या कर दूं? एंड रिजल्ट को पूरा कर दूं। भाई मुझे तो काम करना है, होता है ना, नालायक भी कर देगा काम को पूरा और एक अच्छा व्यक्ति भी कर देगा, लेकिन वो कैसे करेगा और अच्छा वाला कैसे करेगा, उसमें एक डिफरेंस होता है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब है भैया काम को पूरा कर दिया, फिनिश। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसका क्या मतलब हुआ? कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए काम को पूरा करना, वेस्ट कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, वेस्टेज कम से कम करते हुए। समझ गए? नेक्स्ट आता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन में आएगा डूइंग द राइट टास्क, सिर्फ सही काम को करना। लेकिन इसमें क्या आएगा? टास्क को राइट वे में करना। उसमें तो आएगा राइट टास्क, जो कहा कर लो, लेकिन उस टास्क को सही तरह से, वही कम कॉस्ट में, कम वेस्टेज में, वो किस में आएगा? एफिशिएंसी के अंदर। समझे आप? फोकस, फोकस क्या है? इफेक्टिवनेस के अंदर मेरा फोकस क्या रहेगा? क्वालिटी एंड कंप्लीशन ऑन टाइम। भाई क्वालिटी किसी ने बता दी, भाई आज इतनी क्वालिटी का हमारे यहाँ माल बनेगा, और टाइम पे कंप्लीट करना। लेकिन इसमें क्या रहेगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं सबका क्या हो? ऑप्टिमम, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एफिशिएंसी। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कैरेक्टर्स क्या है और फीचर्स क्या है? देखो, मैनेजमेंट क्या है? एक मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है जो उसको पूरा करना होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है जो उसको पूरा करना होता है। मैनेजमेंट जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सबके एफर्ट्स को क्या करेगा? एक कॉमन डायरेक्शन में ले जाएगा। क्या करेगा? एक कॉमन डायरेक्शन में ले जाएगा। तो यही हमने लिखा हुआ है इसमें। मैनेजमेंट क्या है? देखो, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच इट एम्स टू अचीव। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं? कुछ बेसिक गोल्स होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने होते हैं? पूरे करने होते हैं।
मैनेजमेंट इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब यूनाइट कर देगा, यूनाइट बोले तो सबके एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन में ले जाएगा। मैनेजमेंट क्या करेगा, इंटीग्रेट कर देगा एफर्ट्स, अलग अलग बंदों के, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने में उन एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देगा, मतलब एकजुट कर देगा सबको। समझ आया पहला पॉइंट। दूसरा, मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव। परवेसिव बोले तो यूनिवर्सल फिनोमिना, परवेसिव बोले तो यूनिवर्सल फिनोमिना, मतलब समझ नहीं आया सर। यूनिवर्सल फिनोमिना का मतलब हुआ कि हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा, हर डिपार्टमेंट में चलेगा और हर लेवल पे चलेगा। हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा, हर डिपार्टमेंट में चलेगा और हर लेवल में लगेगी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क में चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर लेवल में चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, परचेज हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब में मैनेजमेंट की जरूरत है ही है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ मैनेजमेंट फोकस करती है तीन मेन एरियाज में। मल्टी डायमेंशनल में अलग अलग एरियाज में फोकस करना, अलग अलग एरियाज में फोकस करना। तो इसमें क्या आएगा, मैनेजमेंट फोकस करती है तीन मेन एरियाज के ऊपर। कौन कौन से एरियाज है वो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। वर्क बोले तो काम, पीपल बोले तो लोग, और ऑपरेशंस बोले तो एक्टिविटीज, ऑपरेशन बोले तो एक्टिविटीज। देखो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क या गोल्स। मैनेजमेंट एक्टिविटीज क्या करेगी, एम एट अचीविंग द वर्क गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम तो होना निश्चित है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम तो होना निश्चित है। हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी काम को करने के लिए एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है उस काम को पूरा हो जाने में। मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है उस काम को पूरा हो जाने में। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या आएगा, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट का टास्क क्या है, मेक पीपल वर्क, कि लोग काम करें किसके लिए, टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए। टास्क क्या है मैनेजमेंट का, कि जो लोग हैं वो वर्क करें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या आएगा, इट कंसंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि डिसाइड करना व्हाट वर्क हैज टू बी डन, हाउ इट हैज टू बी डन एंड हु विल डू इट। मैनेजमेंट में हमें देखना कि क्या काम करना है, कैसे करना है और कौन उस काम को करेगा, ये ऑपरेशंस में आता है। ऑपरेशन मतलब काम को करना, एक्टिविटीज को परफॉर्म करना। अब उसमें वर्क और पीपल दोनों को मिला दो भाई, क्या काम करना, कैसे करना और कौन करेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में ये आएगा हमारा। तो मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, फोकस करती है किस पे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि मैनेजमेंट क्या वर्क में क्या आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या आएगा कि भाई लोगों से सही तरह से काम को करा लिया जाए। और ऑपरेशंस में क्या आएगा, मिक्स कर दो, क्या कर दो, मिक्स कर दो। क्या मिक्स कर दो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को, यानी कि डिसाइड कर लो भाई क्या काम करना, कैसे करना और कौन करेगा। क्लियर है चीज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। देखो, मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग फंक्शन है। मैनेजमेंट क्या है, नेवर एंडिंग फंक्शन। मैनेजमेंट ये नहीं कि आज मैंने लगाया इस काम को पूरा करा खत्म किया, ऑर्गेनाइजेशन में नया काम नहीं आएगा। आज एक चीज पे मैनेजमेंट लगाई, उसके बाद कंटिन्यूसली इसको आगे कंटिन्यू रहेगा, जैसे जैसे काम बढ़ता रहेगा, एक काम पूरा हुआ, दूसरा दूसरा पूरा हुआ, तीसरा तीसरा पूरा हुआ, चौथा। तो मैनेजमेंट क्या है, एक नेवर एंडिंग फंक्शन। सभी फंक्शंस परफॉर्म करे जाते हैं, ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूसली परफॉर्म करे जाते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हम आगे पढ़ेंगे, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सभी के सभी फंक्शन मैनेजर्स को हर टाइम लगाने पड़ते हैं। हर टास्क में एक काम खत्म हुआ, दूसरा दूसरा खत्म हुआ, तीसरा। समझ गए ये चीज। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट एक कलेक्शन है डाइवर्स इंडिविजुअल का जिनकी अलग अलग नीड है। मैनेजमेंट में ये नहीं है कि हमें एक बंदे का अलग काम है, इस बंदे का अलग काम है, इस बंदे का अलग काम है, उस बंदे का अलग काम है। मैनेजमेंट क्या है, डाइवर्स इंडिविजुअल का। एक ऑर्गेनाइजेशन में देखो डाइवर्स इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग बंदे होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, तब उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम पूरा करवा पाते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है, रिक्वायर करता है टीम वर्क। मैनेजमेंट में क्या चाहिए होता है, टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा गोल है, अब एक बंदे से तो पूरा नहीं हो रहा, कम से कम कितने बंदे काम कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। सपोज करो हमारा टाटा ग्रुप है, एक बंदा तो काम नहीं कर रहा ना, वहाँ कितने बंदे काम कर रहे हैं, वहाँ उन सब के एफर्ट्स को कॉमन डायरेक्शन में लेके जाना, यूनाइट कर देना, यानी कि जोड़ देना। सारी टीम वर्क चाहिए होता है मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है एक दूसरे के काम में, कि भाई तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरी, तू ऐसे कर वैसे कर, सब तब जाके ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा होता है। तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए होता है, टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, किसी अकेले बंदे का काम नहीं है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक। अच्छा एक चीज बताओ, क्या हमारे बाहर का एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली एक जैसा रहता है? नहीं ना, लोगों के टेस्ट बदलते रहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ।
तो अब ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ेगा अपने आप को उसके हिसाब से। तो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल होने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन, डायनामिक मतलब एंड है मतलब देखो डायनामिक मतलब बार बार कंटिन्यूसली चेंज होने वाला, एंड हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंजिंग और डायनामिक एनवायरनमेंट। जैसे जैसे बाहर एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे हमें भी चेंज होना पड़ेगा उसके हिसाब से। भाई देखो एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका नोकिया। एंड्रॉइड की डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी, नोकिया ने क्या सोचा, नहीं नहीं हम तो किंग है मोबाइल कंपनी के, हम एंड्रॉइड लाएंगे ही नहीं। सैमसंग आया, एंड्रॉइड लाया, नोकिया कहाँ गया, नाम तो सबने सुना होगा नोकिया का, नोकिया ने कुछ नहीं किया, तो खत्म, मार्केट से आउट। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को बाहर के एनवायरनमेंट में जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है, नहीं तो फिनिश। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल मतलब जो दिखती नहीं। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है जो दिखती नहीं। इट फंक्शनिंग इज नॉट विजिबल बट इट रिजल्ट्स आर फेल्ट, इसकी फंक्शनिंग नहीं दिखती हमें लेकिन इसके रिजल्ट्स हम महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वो एंड्स जिनके टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव होते हैं भैया जो गोल्स हैं एक तरह से, जो एंड रिजल्ट मतलब जो रिजल्ट है किसी चीज का, जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव है इस टाइम पे कि भैया मेरे को 12th में 95 प्लस लाने ही लाने हैं, तो दैट इज माई ऑब्जेक्टिव। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव वो एंड्स होते हैं जिनके लिए हम एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करते हैं कि भैया ये काम कर लो वो काम कर लो। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, तीन कैटेगरी में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट उसके ऑर्गेनाइजेशन के। और तीसरा पर्सनल, पर्सनल बोलते हैं जो स्टाफ काम कर रहा है, इंडिविजुअल्स जो वहां पे काम कर रहे हैं उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा, देखो ऑब्जेक्टिव एम, दिस ऑब्जेक्टिव एम एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑब्जेक्टिव का एम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में संपन्नता है, ग्रोथ हो अच्छे से। मैनेजमेंट हैज टू अचीव ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट को कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना पड़ता है, कंसीडरिंग द नीड ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके अलग अलग नीड्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स बोले तो जिनका इंटरेस्ट होता है कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान होता है, जैसे ऑनर, आपके सप्लायर्स, बैंकर्स जिन्होंने लोन दे रखा, सबको ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होगा नहीं होगा। अच्छा, तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, तीन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आता है इसका क्वेश्चन एग्जाम में। सर्वाइवल, प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल के क्या मतलब है, बेसिक पर्पस होता है हर ऑर्गेनाइजेशन की कि वो सर्वाइव करे। सर्वाइव मतलब भैया जिस एनवायरनमेंट में आप बिजनेस कर रहे हो उसमें टिको तो कम से कम, ऐसा ना हो कि आप आए और बाहर मार्केट से। टिकना भी बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर्वाइवल का, कि एग्जिस्ट कर पाए अपनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक लंबे समय तक के लिए, नहीं तो भैया कॉम्पिटिटर्स कब आपको बाहर कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। मैनेजमेंट एंश्योर करता है लॉन्ग रन सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय जनरेटिंग सफिशिएंट रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। मैनेजमेंट इसको हेल्प करता है हमें कि हम ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव कर पाए। सर्वाइव कब कर पाएंगे, जब हम एनफ रेवेन्यू यानी कमाई कर पाएंगे, ताकि हमारी जो खर्चे हैं कॉस्ट उनको हम पूरा कर सकें, तब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं तो बाहर बाहर होना ही पड़ेगा, कब तक घर से लगाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या आता है हमारा, प्रॉफिट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या आता है हमारा, प्रॉफिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है हर ऑर्गेनाइजेशन का, इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि भैया हम क्या कमाएं, प्रॉफिट कमाएं। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। प्रॉफिट इज एसेंशियल, किस चीज के लिए जरूरत है, सर्वाइव करने के लिए भी, ग्रोथ करने के लिए भी, एक्सपेंशन करने के लिए भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि ग्रो करे और अपनी एक्सपेंड कर सके, एक्टिविटीज को बढ़ाए। ग्रोथ इज मेजर्ड, किस टर्म्स में ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, सेल्स में, नंबर ऑफ ब्रांचेज में। भाई ग्रोथ को तुम कैसे देखोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन की, सेल्स कितनी ज्यादा हो रही है, उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके मार्केट में, नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है वो। तो जैसे जैसे जितनी ज्यादा ज्यादा चीजें होंगी उतना ज्यादा आप समझ लो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव किससे डील करता है, सोशल ऑब्जेक्टिव किससे डील करता है, कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स सोसाइटी, कि भैया तुम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, ये हमारा क्या होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या कवर करेगा, मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या आएंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना, कि भैया जो भी तुम मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हो उससे एनवायरमेंट को कोई हार्म ना हो। दूसरा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करते रहो। ये नहीं कि भैया कि तुम सब अपना अपना ग्रो कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट लोगों को रोजगार दो, अभी तो ग्रो करोगे।
नेक्स्ट आता है सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। जो प्रोडक्ट तुम मार्केट में दे रहे हो सोसाइटी में बहुत क्वालिटी में सही होना चाहिए और रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए ताकि हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके खरीदना। ये भी हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए सोसाइटी की नीड्स को तो पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाहर हो जाओगे। नेक्स्ट आता है पर्सनल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उनके भी कुछ गोल, उनके भी कुछ डिजायर्स होंगी। देखो, प्रोवाइडिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये भी होता है कि भैया जो मेरे एम्प्लॉइज यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, उनको बेस्ट टू बेस्ट मिले, लाइक ट्रेनिंग मिले, उनको डेवलपमेंट हो, उनका प्रॉपर सैलरी दे पाए, हेल्दी वर्किंग कंडीशन दे पाए। अगर इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं करोगे तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बहुत जल्दी नौकरी छोड़ के जाएंगे, खत्म हो जाओगे जल्दी। तो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हर तरह के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना पड़ता है। अपने बारे में भी सोचना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी जिसमें वर्क कर रहे हैं उसके बारे में भी सोचना सोशल ऑब्जेक्टिव, जो एम्प्लॉय तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचना आपका पर्सनल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या आता है? इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो इसमें क्या लिखते हैं, इंपोर्टेंस यानी कि मैनेजमेंट की इंपोर्टेंस क्या है। कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अचीव इट्स गोल, अपने गोल को नहीं अचीव कर सकती। कैसे? बाय चांस, तुक्के में, ऐसे ही कि भाई हो गया गलती से, बट बाय फॉलोइंग ए डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपने गोल्स को अचीव करती है, जो भी सक्सेसफुल है मार्केट में, वो ऐसे ही कोई तुक्केबाजी में नहीं है, वो एक डेलिब्रेट प्रोसेस, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को फॉलो करती है जिसका नाम होता है मैनेजमेंट। इन द अब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की अब्सेंस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं सक्सेसफुली रन कर सकती। मेजर इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की? मेजर इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की? सबसे पहली आती है आपकी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में, जो भी हमारा ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट किसी एक बंदे को अपने लिए नहीं चाहिए होता, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए चाहिए होता है। मैनेजमेंट इंटीग्रेट कर देगा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। इंटीग्रेट कर देगा, जो एक इंडिविजुअल है, एम्प्लॉय है, उसका खुद का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा डेवलपमेंट हो, उसको मिला देगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ कि भैया तू भी डेवलपमेंट कर, नई नई चीजें सीख और ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो कर। तो मैनेजमेंट का काम होता है इंटीग्रेट करना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या बढ़ाता है? ट्राई करता है एफिशिएंसी, कॉस्ट को कम करता है। देखो मैनेजमेंट क्या एम करता है, जब हम कोई बंदा काम को मैनेज करने के लिए बैठा है, प्लानिंग कर रहा है कि भाई कैसे कैसे हमको करें, किससे करवाएं, बेस्ट टू बेस्ट वे क्या है, सबसे पहले तो सोचेगा ना कि ऑर्गेनाइजेशन का भला हो, कॉस्ट कम से कम आए। तो मैनेजमेंट ट्राई टू रिड्यूस कॉस्ट और इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी, काम ज्यादा से ज्यादा हो, कॉस्ट कम से कम आए। ये मैनेजमेंट में हम सोच के चलेंगे। विद मैनेजमेंट ट्राई टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। प्रोडक्टिविटी बढ़े और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज क्या हो, कम से कम हो। थ्रू बेटर प्लानिंग, अच्छे से प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, हम बाद में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो और सोसाइटी में बार बार चेंजेस होते रहते हैं, उनके हिसाब से हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। क्या करता है? एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन ए डायनामिक एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सर्वाइव करना पड़ता है? एक डायनामिक एनवायरमेंट जो बार बार चेंजेस मांगता रहता है। सो मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस विद ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द एनवायरमेंटल चेंजेस। मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजर्स क्या ट्राई करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम उन चेंजेस को करते रहो, अपने आप को अपडेट करो। मार्केट में जैसे रिक्वायरमेंट चल रही है तभी तुम सक्सेसफुली ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज कब बाहर हो जाओगे। अब आजकल एआई का जमाना है, तो जो मोबाइल कंपनीज है, जो भी कंपनीज एआई में उतर रही हैं, जैसे सैमसंग में आ गया, एप्पल में भी आ गया, तो जो एआई ला पा रही है वो सक्सेसफुली अब ग्रो कर लेंगी, जो अब नहीं लाएंगे अपने अंदर एआई वो मार्केट से आउट हो जाएंगी। समझ गए ना। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी तो पूरा करने में हेल्प करता है। एन एफिशिएंट मैनेजर इज वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय। एक अच्छा मैनेजर वो है जो मैनेजमेंट कर रहा कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर के लिए भी सोचे और साथ साथ जो एम्प्लॉइज हैं जो काम कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचे। मैनेजमेंट लीड्स पीपल इन सच ए मैनर दैट अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल गोल ऑफ द एम्प्लॉइज इज आल्सो अचीव्ड। मैनेजर का काम क्या होता है? लोगों से काम कराना। तो मैनेजर, अच्छा मैनेजर क्या करेगा, लीड करेगा पीपल को इस तरह से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो ही जाए और साथ साथ उन इंडिविजुअल के गोल खुद के भी अचीव हो जाए। ले भाई तेरे को बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनिंग दे रहा मैं, ताकि तू खुद भी नई स्किल्स सीख पाए और साथ ही साथ जब उस स्किल्स को अप्लाई करेगा तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी भला होगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट किस चीज में भी हेल्प करता है? सोसाइटी के डेवलपमेंट में, क्योंकि जब मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है, मैनेजमेंट उसको भी पूरा करने में हेल्प करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अभी हमने पीछे देखे, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल और पर्सनल। टू सर्व द पर्पस ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में भी तो उसको डिफरेंट ग्रुप के पर्पस को पूरा करना, नहीं तो टिकने देंगे क्या किसी बिजनेस को? अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहा तो लोग टिकने देंगे? नहीं देंगे। तो सच एज एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, बाय प्रोवाइडिंग
गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज दो। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करो, और तीसरा न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते रहो। टेक्नोलॉजी भी तो में भी तो अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कब बाहर हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है भाई, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मैनेजमेंट को तुम किसके जैसा मानते हो। भाई हर बंदे का एक नेचर होता है, इसका नेचर लड़कियों जैसा है, इसका नेचर लड़कों जैसा है, इसका नेचर रूड है, इसका नेचर वैसा है। इसी तरह मैनेजमेंट का भी तो कुछ नेचर होता है। मैनेजमेंट को है तीन चीजों से कंपेयर किया गया, एक आर्ट से, एक साइंस से और एक प्रोफेशन से। साइंस जो आप साइंस होती है, एक्सपेरिमेंट्स, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। आर्ट जिसमें हमारी स्किल्स का एप्लीकेशन होता है, स्किल्स लगती हैं। और तीसरा प्रोफेशन, जहाँ पे प्रोफेशन का मतलब डॉक्टर, सीएज, मतलब प्रोफेशन बोले तो कि एक डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर को काम को करना। तो मैनेजमेंट को इन तीन चीजों से कंपेयर करने की कोशिश करी, तो देखते हैं कि किससे मैच करती है मैनेजमेंट। देखो सबसे पहले मैनेजमेंट को साइंस मानते हुए हम पढ़े, मैनेजमेंट को साइंस मानते हुए चलेगी, मैनेजमेंट साइंस से कितना मैच कर रही देखते हैं। देखो साइंस क्या होती है, सिस्टमेटिक, साइंस कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक हर चीज सिस्टम में होगी, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स एंड फैक्ट्स एंड इवेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। लॉजिकली ऑब्जर्व मतलब हर चीज को ऑब्जर्वेशन से निकाल के किया गया, फैक्ट्स, फाइंडिंग्स एंड इवेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है साइंस की, देखते हैं उनसे मैच हो रही है नहीं हो रही हमारी मैनेजमेंट। पहली सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस में क्या होती है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। साइंस में क्या होती है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो इन साइंस सिस्टमैटिक हर चीज सिस्टम में, एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल। आपने देखोगे साइंस की प्रॉपर बुक्स होती है, एक्सपेरिमेंट्स में जो फॉर्मूले बन गए वो बन गए, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। सिस्टमैटिक होता है, ऑर्गेनाइज होता है हर चीज। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी अवेलेबिलिटी है सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल की। मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, कोर्सेज भी बने एमबीए लाइक, तो मैनेजमेंट में भी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट की भी बहुत सारी बुक्स आती हैं। तो ये वाला पहला फीचर तो मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है भाई, ये तो हमने देख लिया कि मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। आगे देखते हैं। अब मुझे एक चीज बताना देख के, नेक्स्ट सेकंड क्या बोलता है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो डेवलप करे जाते हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस में हमने कोई चीज की खोज करी, किसी चीज का आविष्कार किया, फिर इसके ऊपर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं कि भाई पहले चेक करो, ट्रायल्स लो। अभी जैसे कोरोना आया था तो वैक्सीन आ रही थी, कितनी बार ट्रायल्स हुए उनके ऊपर, वैक्सीन के ऊपर, हालांकि टाइम कम था लेकिन बार बार ट्रायल हुए ताकि किसी को हार्म ना हो। तो साइंस के जब प्रिंसिपल को डेवलप किया जाता है तो बहुत सारे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के साथ बात किया जाता है। इसी तरह सिमिलरली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी डेवलप करा जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के साथ। बट since management deal with human being and human behavior is uncertain, so this feature is not fully present। देखो अब साइंस के हमने प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट करे सेम रिजल्ट आ रहा और हमने प्रिंसिपल को डेवलप कर लिया। लेकिन अगर बात करूं मैं मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट किसके ऊपर अप्लाई करना मेरे को, ह्यूमन बींग्स के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई करना, ह्यूमन बींग्स के ऊपर। और क्या ह्यूमन का बिहेवियर एक जैसा होता है, नहीं, ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है, अनसर्टेन। क्या पता कौन कैसा रिएक्ट कर जाए भाई, अलग अलग बंदे मूड, अलग अलग मूड के बंदे हैं, सबका अपना अपना मिजाज है। तो क्या वो मैं सेम चीज हर एक बंदे पे अप्लाई करूंगा तो सेम रिजल्ट देगा, नहीं, हर बंदा अपने मूड से रिजल्ट देगा। तो इसलिए ये फीचर यहाँ पे पूरी तरह प्रेजेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है, अनसर्टेन। तो इसलिए हम इस फीचर को यहाँ पे कि सेम रिजल्ट आएगा हर बार, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स कर करके नहीं हो सकता, हम नहीं बोल सकते कि फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है फुल्ली। तो मैनेजमेंट को हम क्या नाम दे सकते हैं, इनएग्जैक्ट साइंस। क्या नाम दे सकते हैं, इनएग्जैक्ट साइंस, नॉट प्योर साइंस। थर्ड क्या आता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अच्छा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, कहीं लगा लो भैया, हर जगह चलेंगे, सेम रिजल्ट मिलेगा इन ऑल सिचुएशंस। हर सिचुएशन में क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं होते एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इतने एग्जैक्ट नहीं होते जिस तरह साइंस के प्रिंसिपल हैं, क्योंकि एप्लीकेशन उनकी यूनिवर्सल नहीं कह सकते, क्योंकि ह्यूमन बींग्स पे लगनी है और ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, अनसर्टेन। तो हर एक पे मुझे सेम रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। तो दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इस फीचर को मैं नहीं कह सकता मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो मैनेजमेंट को मैं साइंस तो कह सकता हूँ लेकिन प्योर साइंस नहीं कह सकता। मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट या सोशल साइंस एज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि किसके साथ डील कर रही है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ, उसको मैं इनएग्जैक्ट साइंस बोल सकता हूँ। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या आता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट को कोशिश करते हैं किसके साथ कंपेयर करने की, आर्ट के साथ कंपेयर करने की। किसके साथ कंपेयर करने की, आर्ट के साथ कंपेयर करने की। देखो आर्ट कैन बी डिफाइंड एज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। स्किलफुल मतलब अपनी स्किल को यूज करके आर्ट करते हैं। देखो हर आर्टिस्ट की अपनी एक स्किल होती है। साथ ही साथ पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, खुद की नॉलेज होती है, अपनी पर्सनल एप्लीकेशन मतलब खुद से डेवलप करी हुई नॉलेज, खुद सोच के क्या करना है इस सिचुएशन में, मेरे को क्या क्या बनाऊं नई चीज। आर्ट में ऐसी चीज होती है। क्रिएटिव वे टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, एक क्रिएटिव वे मांगती है आर्ट, कुछ नया, कुछ एक क्रिएटिव सा जो देख के लोग अट्रैक्ट हो।
तो अब आर्ट के फीचर्स को मैनेजमेंट से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहला आता है आर्ट का पहला फीचर, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में क्या होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत होती है, नहीं होती। इन आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। स्टूडेंट्स के पास आर्ट होगी, उनको आर्ट का एग्जाम भी देना पड़ रहा होगा, तो आर्ट में भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है प्योर नॉलेज लेने के लिए, कौन से कलर को किसके साथ मिक्स करें, क्या बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरह मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइज लिटरेचर अवेलेबल है। क्या है, ऑर्गेनाइज लिटरेचर अवेलेबल है वेरियस एरियाज लाइक मार्केटिंग में, एचआर में। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इसी तरह मैनेजमेंट की भी स्टडीज है, मैनेजमेंट में भी प्योर बुक्स अवेलेबल है लाइक एमबीए जो हम करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये फीचर प्रॉपर इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इन आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज एनफ नहीं है। आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट एनफ नहीं है, इज नॉट एनफ। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल्स टू अप्लाई दैट नॉलेज। हर एक और आर्टिस्ट में क्या होनी चाहिए, पर्सनल स्किल होनी चाहिए उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए। इसी तरह मैनेजमेंट में सभी मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। हर मैनेजर को सेम चीज पढ़ाई जाती है, ये नहीं कि किसी को कुछ ज्यादा पढ़ा दिया किसी को कुछ, बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे आर यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स। लेकिन एक अच्छा मैनेजर, सक्सेसफुल मैनेजर वो है जो हर सिचुएशन में अपनी स्किल्स को अप्लाई कर पा रहा, कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहा किसी स्किल्स को। ये नहीं कि एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हुआ मैनेजर भी और एक आईआईएम से पढ़ा हुआ मैनेजर सेम हो सकता है। एक बार को वैसे तो नहीं होगा, एक बार को अगर कोई एक मैनेजर में स्किल्स हैं, उसकी पर्सनल क्रिएटिविटी, एक सिचुएशन को हैंडल करने की पावर इतनी ज्यादा है, तो क्या पता वो उससे भी आगे निकल जाए, आईआईएम से पढ़े हुए बंदे से भी। लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करा, हर मैनेजर की स्किल के ऊपर। हो सकता है दो मैनेजर सेम आईआईएम से निकले हों, सेम आईआईएम से एमबीए होती है, वहां से दो मैनेजर निकले हुए हों, ठीक है, एक की सैलरी है 50,000 रुपये महीने, एक की है 2 लाख रुपए महीना। अंतर क्या है कि उसकी स्किल्स इतनी वेल नहीं है, उसने पता है पढ़ रखा है, रट्टाफिकेशन है, लेकिन वो बंदा एक्सपीरियंस से अपने उससे किस सिचुएशन को कितनी अच्छे से हैंडल कर लेता है, वो उसका टैलेंट है, तो उस चीज के उसको 2 लाख रुपए मिल रहे। तो डिपेंड ना ह्यूमन टू ह्यूमन कि किसकी कैसी स्किल्स रहेंगी, किसका क्या है, वो मैनेजमेंट में अलग होता है। इसी तरह आर्टिस्ट में भाई, क्या हर कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता, जिसके पास एक स्किल है, क्रिएटिव वे में चीज को प्रेजेंट कर सकता है, वही तो बन सकता है ना। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के ऊपर बेस होता है मैनेजमेंट में भी। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, देखो आर्टिस्ट रिक्वायर करता है, आर्टिस्ट क्या रिक्वायर करता है, आर्टिस्ट क्या रिक्वायर करता है, रेगुलर प्रैक्टिस। क्या रिक्वायर करता है, रेगुलर प्रैक्टिस टू बिकम मोर फाइन। आर्टिस्ट जब हमें आर्ट सीखनी होती है तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो जाके परफेक्ट बन पाएंगे। तो द आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। इसी तरह मैनेजर्स को अपनी मैनेजरियल स्किल्स बढ़ाने के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए विद एक्सपीरियंस, कैसे बढ़ेगी, एक्सपीरियंस से। इन द सेम वे मैनेजर्स इंप्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी विद एक्सपीरियंस। जैसे जो एक्सपीरियंस होगा, काम करेंगे, बार बार सिचुएशंस आएंगे, उनको हैंडल करेंगे, उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ये वाला फीचर भी प्रेजेंट है। तो आर्ट के सभी फीचर्स मैंने देखा कि मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर्ट है गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है, अपना काम कराना दूसरों से, अपना काम नहीं मतलब किसी काम को कराना दूसरों से, एक आर्ट है, उसको हर कोई नहीं करा सकता। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट को प्रोफेशन के साथ। किससे कंपेयर करेंगे, मैनेजमेंट को प्रोफेशन के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, देखो प्रोफेशन क्या होता है, ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक एक्स्ट्रा नॉलेज। प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, सीए सबके पास क्या होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं उस चीज में। एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लेके आते हैं, सीए में ट्रेनिंग होती है 3-4 साल की, डॉक्टर्स में ट्रेनिंग लेते हैं और बनने के बाद इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। हर एक की एंट्री तो नहीं, हर एक तो डॉक्टर सी एम बी नहीं बन सकता, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, जो पढ़ेगा इतना ज़्यादा उसको ही एंट्री मिलेगी इस प्रोफेशन में। इसी तरह मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं। देखो प्रोफेशन का पहला फीचर आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी है नॉलेज की, खूब नॉलेज का भरमार है प्रोफेशनल्स के पास। इन एवरी प्रोफेशन देयर इज प्रैक्टिस एंड सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हर प्रोफेशन में क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, जो हेल्प करती है प्रोफेशनल्स की स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करने के लिए, जो हेल्प करती है प्रोफेशनल्स को उस चीज में स्पेशलिस्ट बनने के लिए। इन केस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के केस में भी ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की अवेलेबिलिटी है, कितनी सारी पढ़ाइयाँ हैं मैनेजमेंट में। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन मैनेजमेंट स्टडीज। बहुत सारी बुक्स आती हैं मैनेजमेंट के ऊपर भी। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये वाला फीचर मैनेजमेंट प्रेजेंट है। आगे देखते हैं और फीचर्स क्या हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखो क्या लिखा हुआ है, द एंट्री टू ए प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। जब किसी को एक प्रोफेशनल बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को सीए बनना, तो उसको एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन ए पर्सन कैन प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज हैविंग एमबीबीएस डिग्री। एक बंदा डॉक्टर कब बन सकता है, जब उसके पास एमबीबीएस की डिग्री हो।
वेयर एज देर इज नो लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर। लेकिन ऐसी कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए नहीं है। क्या कोई ऐसा कहीं पे लिखा है कि कोई एमबीए होगा तो ही उसको मैं मैनेजर रखूँ? वो तो बिजनेस में मालिक की मर्जी है, वो किसी को भी मैनेजर रख सकता है। एनीवन कैन बिकम ए मैनेजर, एनीवन कैन इरिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कोई भी मैनेजर बन सकता है चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो। सो प्रेजेंटली दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो मैं कह सकता हूँ ये फीचर अभी प्रेजेंट नहीं है, आगे आए कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या बोलता है? देखो, फॉर ऑल द प्रोफेशनल स्पेशल एसोसिएशंस आर एस्टेब्लिश्ड एंड एवरी प्रोफेशनल हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन। ये कह रहा है हर प्रोफेशन के अंदर एक बॉडी बनी हुई होती है। जैसे हम अगर सीए करेंगे तो हमारा एक इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। प्रोफेशनल बॉडी है, हर सीए को बनने के बाद वहाँ से डिग्री अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है कि मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो डॉक्टर को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, लॉयर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, सीएस को अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास। लेकिन मैनेजमेंट के केस में वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन सेटअप तो करेंगे ये नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, विच हैव सम मेंबरशिप रूल्स एंड सेटअप ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जिनके कुछ मेंबरशिप रूल्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है मैनेजमेंट के ऊपर भी, ठीक है ना, जिनके ऊपर एथिकल कोड्स हैं। लेकिन क्या हर मैनेजर को वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? क्या एक भाई कोई लाला का बिजनेस चल रहा है उसमें मैनेजर है, क्या वो अपने वहाँ रजिस्टर कराएगा? नहीं ना। तो दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मैं कह सकता हूँ कि ये फीचर भी पूरी तरह से मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स क्या बोलता है? फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर ब्लाइंडली ऑन ऑल द प्रोफेशन एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल द प्रोफेशनल्स। क्या बोलता है? प्रोफेशन के अंदर सेट है एथिकल कोड्स का, क्या है? सेट होता है। मतलब कि देखो, जो भी कोई प्रोफेशन होगा उसकी जो बॉडी है वो कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी जो हर प्रोफेशनल को फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हमारा सी इंस्टीट्यूट होता है, हम सी इंस्टीट्यूट में भी हमारे लिए क्या बनाए गए हैं? कुछ एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। वो हमें जब सीए फाइनल के एग्जाम देने होते हैं तो हमें पढ़ाई भी जाते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स करके एक चैप्टर होता है, उसमें पूरा लिखा होता है कि भाई सीए ये काम कर सकता है, सीए ये काम नहीं कर सकता, सीए क्या कहते हैं ये बिजनेस नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, पूरा कुछ लिखा हुआ होता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन किए गए हैं ना इंस्टीट्यूट ने, किसी से आप डायरेक्टली काम नहीं मांग सकते मुंह से बोल के, पता नहीं बहुत सारे एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट बनाएंगे ताकि ताकि डिग्निटी मेंटेन हो हमारे प्रोफेशन की, ठीक है ना। ये हर प्रोफेशन में होते हैं। In case of management, there is growing emphasis on ethical behavior of manager, but legally it is not compulsory for all the managers to get restricted with AIMA and Code of Ethical Codes. ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बनाते हुए दी हैं, लेकिन हर मैनेजर को वहाँ जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना। मैनेजर को कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं जो फॉलो करने हैं, लेकिन जो वहाँ रजिस्टर है केवल उनको। क्या हर मैनेजर बाउंड है उसको करने के लिए? क्या छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मैनेजर है उसको बाउंड कर देंगे कि भाई तू भी ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर? नहीं ना। अपना इंडिया है, बिजनेस चल रहा है, हर बंदा जिसको चाहे उसको मैनेजर रख ले, कोई कंपल्सन नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए या वो होना चाहिए, जो सही से काम को कर देगा। हमारे इंडिया में तो सब चलता है, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो ये फीचर भी प्रेजेंट नहीं है प्रोफेशन का। नेक्स्ट हमारा आता है सर्विस मोटिव। क्या आता है? सर्विस मोटिव। देखो, बेसिक मोटिव क्या होता है हर प्रोफेशन का? सर्व करना क्लाइंट को विद डेडिकेशन, वेयर एज बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो ये वाला फीचर भी प्रेजेंट नहीं है। हर प्रोफेशन में क्या होता है? अपने क्लाइंट को सर्विस दो, लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है? भैया गोल्स को पूरा करो। तो ये वाला फीचर भी प्रेजेंट नहीं है। तो हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं बोल सकते, मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं बोल सकते। फिर आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, द मेन लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर। देखो, मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब मैनेजमेंट होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, फॉर एग्जांपल एलजी ले लो, ओरिएंट ले लो, कोई भी बड़ी टाटा ले लो, रिलायंस ले लो, उसमें 3 लेवल पे मैनेजमेंट होता है। एक तो बिल्कुल टॉप लेवल, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनी के, आपने सुना होगा ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रहे हैं,
तो वो होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो मेन डिसीजन लेते हैं कंपनी का कि भाई कहाँ पे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किसके साथ टाई अप करना है, क्या करना है, बड़े बड़े डिसीजन। उसके बाद एक होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो अपने भाई क्या प्रोडक्ट बनाना है, कितनी कॉस्ट लगा के बनाना, कैसा बनाना, छोटे डिसीजन लेते हैं। और तीसरा मिड लोअर लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी, जो वर्कर्स का के ऊपर हमारा सुपरवाइजर्स होते हैं, जो वर्कर से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं कि भाई इस काम को इतने टाइम में कराना, इतने वर्कर से कराना, ये सब चीज। तो 3 लेवल होते हैं हमारे मैनेजमेंट के अंदर। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो वही टॉप लेवल में हमारे कौन आएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट किसी कंपनी के। मिडिल लेवल में परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, उनके जो मेन मैनेजर्स होते हैं, उनको मैनेज करते हैं, उनके हेड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर। और लोअर लेवल पे सुपरवाइजर हो गया, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन सेक्शन ऑफिसर हो गया। फोरमैन मतलब जो काम को देख रेख करता है, वहाँ पे काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब। बात करते हैं सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट की। इसकी बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे सीनियर पोजीशंस पे बंदे बैठे हुए हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट करता है चेयरमैन, चेयरमैन मतलब जो मेन कंपनी को लीड कर रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये थोड़े से नाम पड़ जाना, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ जिसको बोलते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ जिसको बोलते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सब किस में आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जो मेन चीफ डिसीजन लेते हैं, मेन डिसीजन कंपनी के बारे में लेते हैं। तो मेन फंक्शन क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट के? मेन फंक्शंस क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट के? पहला, इंटीग्रेट कर देना डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इंटीग्रेट कर देना डाइवर्स एलिमेंट्स को सभी, और कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। ऑर्गेनाइजेशन के जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव है, सभी डिपार्टमेंट्स को एक बनाए रखना। ये डिपार्टमेंट क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? प्लानिंग करना, वो सॉरी, परचेज करना, प्रोडक्शन करना, एचआर मैनेज, जितने भी हमारा स्टाफ काम कर रहा है उसको मैनेज रखना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग फंक्शन के हिसाब से जितने फंक्शन होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके रखना टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भैया ऑर्गेनाइजेशन के मेन जिम्मेदार यही तो है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन सही से सर्वाइव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, यही तो देखेंगे। एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। बाहर के एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, भाई क्या गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही, क्या कर रही, मेन डिसीजन फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको इंप्लीमेंट करना किसका काम है? मेन हेड्स जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जितनी भी और क्या है एक्टिविटीज हैं किसी बिजनेस की और उनका क्या इम्पैक्ट आना सोसाइटी में, सब चीज की देख रेख किसके जिम्मे है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के। लाइसेंस विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बाहर वालों से कौन मिलेगी? टॉप मैनेजमेंट। उनको क्या पता अंदर कौन काम कर रहा? रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेन हेड। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या गोल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। फिर आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्या आती है? मिडिल लेवल, जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। द लेवल एक्ट एज ए लिंक, ये किसके एक्ट करता है? एज ए लिंक बिटवीन टॉप लेवल, इसके बीच में टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। जो टॉप लेवल ने क्या कहा कि भैया ये काम, ये हमारी बिजनेस को ये प्रोडक्ट बनाना, और लोअर लेवल का काम है उसको बनाना, लेकिन उन दोनों के बीच में लिंक कौन है? आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कंसिस्ट करता है डिपार्टमेंटल हेड, सभी डिपार्टमेंट के हेड, परचेज का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, सब। पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान एंड पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल। जो भी टॉप लेवल ने प्लान और पॉलिसीज बनाई उनको सही से एग्जीक्यूट करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना किसका काम होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। दे आर सबॉर्डिनेट टू टॉप लेवल, मतलब टॉप लेवल के नीचे होते हैं, और सुपीरियर टू फर्स्ट लाइन मैनेजर या लोअर लेवल। लोअर लेवल के ऊपर वाले होते हैं और टॉप वालों के नीचे वाले होते हैं, बीच के होते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है मिडिल लेवल मैनेजर के? मेन फंक्शंस क्या होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के? सबसे पहला, कैरी आउट प्लान फॉर्म बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए उनको कैरी करना। दूसरा, इंटरप्रेट द पॉलिसीज फॉर्म बाय टॉप मैनेजमेंट, जो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बताई उसको इंटरप्रेट, नीचे वाले को समझाना कि भाई ये पॉलिसी है, तुम ऐसे ऐसे काम करना। एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल, ये देखना कि मेरे डिपार्टमेंट में प्रॉपर स्टाफ है नहीं है, कमी तो नहीं है किसी चीज़ की। नेसेसरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देना एम्प्लॉयज़ को कि भाई तुझे ये काम करना, तुझे ये काम करना है। कौन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है।
मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना। कॉपरेट करना अदर डिपार्टमेंट्स के साथ ताकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, स्मूथ फंक्शनिंग हो। एक डिपार्टमेंट परचेज वाला प्रोडक्शन के साथ कॉपरेट रखे। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर, जो फर्स्ट लाइन मतलब नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, टॉप ने तो इनको बोल दिया मिडिल वालों को भाई काम करो, अब नीचे जो वर्कर लेवल है, लोअर लेवल है, वो गलत काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, मिडिल लेवल। टॉप वाले तो मिडिल वालों से कहेंगे और डायरेक्ट नीचे जाके थोड़ी बात करेंगे, तो मिडिल वाले को भाई काम क्यों नहीं सही तरह से कराया। नेक्स्ट आता है आपका सुपरवाइजरी लेवल। कौन सा लेवल आता है सुपरवाइजरी लेवल। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, इसमें कौन आता है, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव जो नीचे नीचे पोजीशन पे काम करते हैं। मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनका काम क्या होता है, काम को मेन करना, जो मिडल वालों ने इनको कहा और टॉप वालों ने बनाया प्लान्स। देयर ऑथोरिटी इज लिमिटेड, उनकी ऑथोरिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, उनके पास पावर्स वगैरह सब क्या होते हैं, लिमिटेड। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने कहा कि ये काम करना है उनको उतना करना। दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन फॉर वर्कर्स एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब जैसे सुपरवाइजर आते हैं इसके अंदर, अब टॉप लेवल प्लान बनाया, मिडिल लेवल उसको फॉलो करेगी, मिडिल लेवल किसको कही, सुपरवाइजर को भी काम करा। मिडिल लेवल ये नहीं है कि जो परचेज प्रोडक्शन मैनेजर हो एक एक वर्कर से मिल रहा ना, वो जो वर्कर के ऊपर देखरेख के लिए बिठा रखा ना सुपरवाइजर, उससे बात करेगा, फॉरमैन, उनसे कहेगा भाई काम जल्दी करवाओ, ये काम इतना करवाओ, जैसे भी सब चीज बातचीत जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो सुपरवाइजर से करती है, थर्ड लेवल से, जो आपका लोअर लेवल आता है वर्कर वगैरह से। वर्क देखो मिडिल लेवल प्रोडक्शन हेड ने कहा कि भैया ये प्रोडक्शन आज शाम 4 बजे तक होनी है, ठीक है। अब सुपरवाइजर को कहेगा, ये नहीं कि एक एक वर्कर को जाके कहेगा, सुपरवाइजर वर्कर से कितनी तेजी से काम कराए वो सुपरवाइजर की जिम्मेदारी, नहीं कि लोअर लेवल की जिम्मेदारी क्योंकि मैनेजमेंट वो कर रहा ना उसका। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस क्या है लोअर लेवल मैनेजमेंट के, क्या है फंक्शंस, इनके काम क्या है। पहला, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, एक अच्छी कंडीशन बनाए रखें वर्किंग की। डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में हेल्दी रिलेशन बने रहे। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स का ध्यान रखें। मेंटेन करे प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, सही क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। मिनिमाइज करे वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेन करे सेफ्टी स्टैंडर्ड को। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, रिस्पॉन्सिबल है भाई क्वालिटी अच्छी बने, सही जितनी प्रोडक्शन यूनिट चाहिए थी 10 यूनिट चाहिए तो 10 यूनिट ही तैयार हो क्वांटिटी, और लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स चोरी ना करें, सही से काम करें, सब चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आते हैं आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि बाद में हम इनको पूरा डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं हर एक के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देखो साइज कौन सा भी हो, नेचर कोई सी भी हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो छोटी हो कैसी भी हो, कुछ फंक्शंस तो उसके अंदर फिक्स हैं जो करने ही करने हैं। सबसे पहला प्लानिंग, प्लानिंग मतलब पहले से डिसाइड करना क्या काम करना, कब करना, कौन करेगा। दिस फंक्शन सेट अप गोल्स इन एडवांस एंड डेवलप वे ऑफ अचीविंग देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। गोल्स को सोचना कि भाई मुझे क्या काम को पूरा करना, क्या काम करना है मेन, और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उस काम को कराना। नेक्स्ट आता है इसमें ऑर्गेनाइजिंग, क्या आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एक फंक्शन है जिसमें हम ड्यूटीज को क्या करते हैं, असाइन करते हैं, ड्यूटीज को क्या करते हैं, असाइन करते हैं कि किसको ये काम करना है, कैसे करना है, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, सब चीज़ें इसमें हम डिसाइड करते हैं। इट इंक्लूड्स क्या करता है, एग्जामिनिंग एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द प्लान, क्या क्या एक्टिविटीज लेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। प्लान बनाया, उस प्लान को पूरा करने के काम किसमें देखेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। इन्वॉल्व ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स और वर्किंग यूनिट्स, सब काम को मतलब कुल मिला के बांटने के भाई तेरे को ये काम करना, तेरे को ये काम करना, किसका काम है, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, ऑर्गेनाइजिंग का। स्टाफिंग का मतलब क्या है, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, सही बंदों को ढूंढना सही काम के लिए, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। और डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन देना, अब भाई बंदे ढूंढ लिए हमने, ऑर्गेनाइजिंग में देखा क्या काम करना, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितने बंदे चाहिए। अब स्टाफिंग में क्या करूँ, बंदों को सही बंदों को हायर कर लिया, उनको बता दिया तेरे को ये काम करना। अब डायरेक्टिंग में आएगा उनको डायरेक्शन देना, भाई ये काम ऐसे कर, ये वैसे कर इंस्ट्रक्शन देना, एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखना ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट क्या आता है, लास्ट कंट्रोलिंग लास्ट क्या आता है, कंट्रोलिंग। इसमें क्या होगा, मैनेजर मैच करेगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान के साथ। प्लानिंग में मैंने कहा कि भैया 100 यूनिट बननी चाहिए, हर वर्कर 100 यूनिट बनाएगा। अब फिर देखेंगे एक्चुअल कितनी बनी, हर वर्कर ने, किसी ने 90 बनाई, किसी ने 80 बनाई है, किसी ने 110 बनाई, उसको मैच करेंगे क्या सबसे सबने सही यूनिट बना दी जितनी हमने सोचा था। जो हमने सोचा कि चल इतना परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है वो मान के, मान लो किसी ने, हमने सोचा कि 90 से 110 के बीच में यूनिट बना देनी चाहिए हर वर्कर को, किसी ने बनाई 70, बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ है ना इसका मतलब, तो हम चेक करेंगे। कंट्रोलिंग में ये आता है हमारा। अगर देखेंगे कोई मैच तो नहीं आ रहा जो हमने सोचा था, और अगर मैच आ रहा तो क्या करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे उस मैच को खत्म करने के लिए, भाई कहाँ दिक्कत रही, क्या हुआ ऐसा कि नहीं बन पाई। लास्ट टॉपिक हमारा आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है,
प्रोसेस है सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। सिंक्रोनाइज मतलब मिलाना, सबकी एक्टिविटीज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सिंक्रोनाइज कर देना, एक जगह ले जाना। एवरी मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं 5 बेसिक फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अभी हमने पढ़ा। वो सब क्या होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। वो सभी फंक्शन आपस में लिंक्ड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। अच्छा प्लान बनाओ, उसको ऑर्गेनाइज करो, फिर स्टाफिंग में अच्छा स्टाफ हायर करो, फिर डायरेक्शन दो उनको, फिर कंट्रोल करो। सब किसकी वजह से हो रहे, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे को भैया हेल्प करो, मिला के है एक बाइंडिंग फोर्स है वेरियस डिपार्टमेंट्स का। सभी डिपार्टमेंट देखो, सेल का ऑर्डर आया 100 यूनिट का, सेल वाला किसको बताएगा, प्रोडक्शन वाले को, भाई 100 यूनिट चाहिए बना दो। प्रोडक्शन वाला देखेगा मेरे पास इतना माल है नहीं, वो परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा भाई इतना रॉ मटेरियल खरीद के दे दो, 100 यूनिट बनानी। अगर ये डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या वो सही से काम हो पाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऑर्डर तैयार, सेल वाला ऑर्डर आया 4 दिन बाद देना, 2 दिन बाद बता रहा परचेज प्रोडक्शन वाले को, प्रोडक्शन वाला को बनाना वो 1 दिन बाद ऑर्डर दे रहा परचेज वाले को, फिर वो माल आएगा कब, बनेगा कब, जाएगा। तो हो ही नहीं सकता। सब डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सभी डिपार्टमेंट जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके बीच में क्या होना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज इंटीग्रेट होनी चाहिए एक कॉमन गोल की तरफ, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि भैया इस गोल को पूरा करना, सभी डिपार्टमेंट को उसके लिए वर्क करना चाहिए एक साथ मिलकर। कोऑर्डिनेशन को क्या कहा गया है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहा गया है, एक तरह से सोल होता है ना आत्मा मैनेजमेंट की, वो है कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो कोई भी डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर पाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो पूरा ही नहीं हो पाएगा, तो मैनेजमेंट का क्या करेंगे, दुनिया लेंगे। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन में सबके काम को मिला देगा, इंटीग्रेट करेगा डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। क्यों कहा गया है, अब देखते हैं। देखो पहला रीजन, कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस क्यों कहा गया है। पहला, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को पूरा करने के लिए चाहिए होता है। भाई सभी फंक्शन आपस में काम करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तभी तो कोई काम पूरा हो पाएगा। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, जब टॉप मैनेजमेंट सोच रही होती है मुझे क्या काम कर, क्या प्लान बना रही होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। बेस्ड ऑन प्लान ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप करा जाता है, उसी प्लान के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर डेवलप करता है, कितने वर्कर चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, जो भी कुछ है सब सोचना जाता है। उसी के हिसाब से स्टाफ को रिक्रूट करा जाता है, ट्रेन करा जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग करा मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, स्टाफ हायर करेंगे। अब उस प्लान को सही से चलाने के लिए डायरेक्शन दी जाती है। क्या दी जाती है, डायरेक्शन दी जाएंगी, ताकि एम्प्लॉय सही से उस काम को कर सकें। तो क्या दी जाएगी, डायरेक्शंस दी जाएंगी। और कंट्रोल करा जाएगा कि कोई डिसिप्लिनरी, ऑल्सो कंट्रोलिंग इंश्योर्स नो डिसिप्लिनरी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग से देखा जाएगा भैया जो हमने सोचा था और जो एक्चुअली हो रहा, उनके बीच में कोई डेविएशन तो नहीं है, कोई गैप तो नहीं आ रहा, जितना हमने सोचा उसके हिसाब से, प्लान के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम किस में सोचेंगे, कोऑर्डिनेशन में, उसमें कंट्रोलिंग में। सेकंड, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। कोऑर्डिनेशन हमारा हर लेवल पे चाहिए होता है, ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए, किस पे चाहिए होता है, हर लेवल पे। द टॉप लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और टॉप लेवल को कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है ताकि वो सारी की सारी एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट कर सके, जोड़ सके। कोऑर्डिनेशन मिडिल लेवल पे क्यों चाहिए होता है, बैलेंस करने के लिए एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ताकि सभी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज बैलेंस रहे। ये नहीं कि कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। लोअर लेवल क्यों चाहिए होता है, इंटीग्रेट करना एक्टिविटीज ऑफ वर्कर, ताकि वर्कर सारे सही तरह से एक डायरेक्शन में होकर एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम कर सके। तो वर्कर्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी, नहीं तो लड़ भिड़ बैठेंगे सारे आपस में। कोऑर्डिनेशन इज मस्ट फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन मस्ट है सर्वाइवल के लिए एंड सक्सेस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की। कोई भी कंपनी जो कोऑर्डिनेट करने में क्या होती है, फेल हो जाती है, सर्वाइव ही नहीं कर सकती, सक्सेसफुली तो चल ही नहीं सकती। सीधी सीधी सी बात है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, माल टाइम पे दे नहीं पाओगे अगर सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कंक्लूजन, आफ्टर एनालिसिस above feature we can say that coordination is not a simple function of management but it is essence of management। कोई सिंपल फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट की आत्मा है। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के बिना चल ही नहीं सकती, एसेंस है मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन। नेचर और फीचर्स क्या है कोऑर्डिनेशन के, नेचर और फीचर्स क्या है कोऑर्डिनेशन के, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाई टू ग्रुप एफर्ट्स। इट एज डिफरेंट इंडिविजुअल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग, so there is need to unify their effort। देखो जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, हर अलग अलग बंदे दूर दूर से आए हुए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड, सबके अलग अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग है, सबकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना जरूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो सकता है। नेक्स्ट, एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। एंश्योर करता है क्या, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन एंश्योर ऑल डिपार्टमेंट वर्क हैंड इन हैंड एंड क्रिएट्स बैलेंस इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। सभी डिपार्टमेंट एक होकर काम कर सके, वो कौन एंश्योर करता है, कोऑर्डिनेशन। अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, एचआर वाला सही बंदे हायर नहीं कर रहा, परचेज वाला रॉ मटेरियल टाइम पे परचेज करके नहीं दे रहा, सेल वाला सही यूनिट सेल ही नहीं कर रहा, ऑर्डर ही नहीं सही से ले रहा, बता ही नहीं रहा ऑर्डर आया पड़ा, फाइनेंस वाला पैसा ही नहीं अरेंज कर रहा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन सही से काम कर लेगी। सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग फंक्शन है। प्लानिंग स्टेज से आके कंट्रोलिंग तक चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन ही नहीं कर सकती। कोऑर्डिनेशन क्या है, नेवर एंडिंग फंक्शन, प्लानिंग पे स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग तक चलता चला जाता है।
नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन क्या है, परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, हर लेवल पे चाहिए होता है, हर डिपार्टमेंट में चाहिए होता है। अभी हमने देखा भी था, टॉप लेवल को भी चाहिए, मिडिल को भी चाहिए, लोअर को भी चाहिए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर की, नॉट द टेक ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर, बट मैनेजर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन ये नहीं कि केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट पे चाहिए, जितने भी वर्कर्स हर लेवल पे हर डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में क्या करें, कोऑर्डिनेट करें ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए अपनी एक्टिविटीज को। सबका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, कुल मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो, ये नहीं कि सब अपने अपने बारे में सोचें। कोऑर्डिनेशन इज द डेलिब्रेट फंक्शन। क्या है, डेलिब्रेट फंक्शन। एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन। हर मैनेजर ट्राई करता है कोऑर्डिनेट करे डिफरेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की, कोऑर्डिनेट करे एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड शोज while performing various activities in the organization managers deliberately perform coordinate function। कुल मिला के हर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए उसकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एक ही डायरेक्शन में, तभी अपने गोल को पूरा कर सकती है। एक डेलिब्रेट फंक्शन है, समझ गए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ। एक छोटा सा इंपॉर्टेंस और है कोऑर्डिनेशन की, लास्ट टॉपिक आपका नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की नीड क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की। पहला, ग्रोथ इन साइज। देन कोऑर्डिनेशन की नीड बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ रहा, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हर कितने सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, कहीं कहीं हजार वर्कर्स होते हैं। ईच इंडिविजुअल हैज इट्स ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव। हर इंडिविजुअल का अपनी खुद की नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर और सिंक्रोनाइज द एफर्ट ऑफ दीज एम्प्लॉयज टुवर्ड कॉमन गोल। तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि इन सबके ऑब्जेक्टिव्स को, इन सबकी नीड्स को एक डायरेक्शन में ले जाए, जो कि है अपना गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना। नहीं तो हर बंदा अपने बारे में सोचने लगा तो हो लिया काम। नेक्स्ट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स एंड सेक्शंस। हर ऑर्गेनाइजेशन टूटी होती है अलग अलग फंक्शन में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर में बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस का काम अलग बंदे देख रहे हैं, प्रोडक्शन का अलग देख रहे हैं, मार्केटिंग का अलग देख रहे हैं। ऑल दिस डिपार्टमेंट्स मे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव। हर डिपार्टमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज होती हैं, अपना स्टाइल होता है वर्किंग का। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इज अकम्प्लिश्ड बाय कोऑर्डिनेशन। इन सब की एक्टिविटीज को हम लिंक कर पाए किसकी हेल्प से हो सकता है, केवल और केवल कोऑर्डिनेशन की हेल्प से। देखो एक चीज है ना, मान लो परचेज डिपार्टमेंट है, वो खाली अपने बारे में सोचने लगे तो क्या करेगा, वो सस्ते सस्ता माल खरीद के ले आएगा। सेल वाला क्वालिटी डाउन माल बना तो बेच ही नहीं पाएगा, खत्म ऑर्गेनाइजेशन, बिक लिया माल, ठीक है ना। क्योंकि परचेज वाला क्या सोचेगा कि भाई मैं सस्ते सस्ता माल खरीदूं ताकि मेरी वाह वाह होगी, मैंने तो बहुत सस्ते में माल खरीद दिया। लेकिन अगर वो माल क्वालिटी वाइज नहीं बनेगा तो सेल वाला बेच पाएगा नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबके कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ताकि सब एक दूसरे के डिपार्टमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए काम करें, ना कि अपने अपने बारे में सोच के। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइजेशन। देखो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में भैया स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, तभी वो अच्छे से इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाती है। अलग अलग स्पेशलिस्ट वर्किंग कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इफ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे, अगर हर बंदा हर स्पेशलिस्ट अपने हिसाब से काम करने लगा, इट विल रिजल्ट इन चोस एंड कंफ्यूजन। तो ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देयर इज अ नीड टू कोऑर्डिनेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन। तो एक नीड है सभी स्पेशलिस्ट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके एक डायरेक्शन में ले जाओ एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दी स्पेशलिस्ट, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके। समझ गए। तो कोऑर्डिनेशन इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसको आप 2-3 बार पढ़ लेना, चाहे इन नोट्स को लिख लेना। ये बीएसटी में मेन हेडिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है, इनको अच्छे से पढ़ के समझ लेना, ताकि केस स्टडी में आप बता पाओगे कौन सी चीज़ क्या पूछी गई है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलेंगे।